सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए हैं कि क्या है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा 500 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। महामैराथन क्लास से याद रखिएगा, साइंस का सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। याद रखिएगा, यहाँ से 90% प्रोबेबिलिटी बनती है, 90 क्या 99% प्रोबेबिलिटी कि यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख लीजिएगा उठा के, मैं वादा करता हूँ कि यहीं से आपके एग्जाम में देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन इंक्लूड मिलेंगे। तो चलिए समय बार बार होते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या था, साइकिल चालक को वर्तुल्य गति से झुकना चाहिए। आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बता चलना है। याद रखिएगा, जितना भी साइंस का चैप्टर है, सब जो भी सिलेबस है, पूरा हर एक क्वेश्चन आपके लिए आया हूँ। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है केंद्र की ओर तिरछे, तो राइट आंसर है साइकिल चालक को वर्तुल्य गति से झुकना चाहिए केंद्र की ओर से तिरछे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता किसी वस्तु के अभिकेंद्री बल का मान क्या होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो देख लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से कम बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब केंद्रीय बल का मान पूछा गया, तो अब केंद्रीय बल का मान याद रखिएगा, F इक्वल टू होता है mv² अपन आर। याद रखिएगा क्या होता है, F इक्वल टू mv² अपन आर होता है। m जहाँ पे मास v आपका वेग है एंड r आपका दूरी है उनके बीच की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आभासी बल है। राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है, कौन सा बल जो है आभासी होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अब केंद्रीय बल, तो राइट आंसर हो जाएगा। सुनिए, मैं क्या है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको वीडियो नहीं दे रहा हूँ, सीधा महामैराथन है। याद रखिएगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछते हैं कि कौन सी बुक का है, तो याद रखिएगा अरिहंत बुक की है। अरिहंत बुक का पूरा साइंस का जितना भी है निचोड़ मैं आपको लाया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये याद रखिएगा, मैंने सोचा था कि अच्छे से मतलब कुछ रीजन था, मैंने सोचा वहाँ उसके बाद दूंगा वीडियो, लेकिन क्या है आप लोगों ने एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर महामैराथन क्लास लाइए। नाम तो मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, मतलब नाम तो बहुत अच्छा है उनका। तो क्या है महामैराथन क्लास में मैथ का भी लाने वाला हूँ। तो मैथ की पाने के लिए क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बहुत से वीडियो मैंने अपलोड किए, जाके वहाँ से देखिएगा। बहुत से क्वेश्चन आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और बहुत से पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होने वाला है। कहता वायुयान और क्या है, कहता वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है। राइट आंसर आपको बताना है किस बल के कारण या किसके कारण। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना अब केंद्रीय बल के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा वायुयान खड़े रूप में क्या है, हवाई करतब दिखा सकता है, क्योंकि अब केंद्रीय बल लगता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ बनाने में। और पीडीएफ पाने के लिए क्या है, पीडीएफ पाने के लिए आप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा बस, या तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं ग्रुप से ही सबका नंबर क्या है निकाल के सबको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है चाहे म्यूजिशियन एमआर की हो चाहे एमआर स्पेशल की हो, स्टेवर्ड चीफ है जो भी है ना, तो वहाँ पे हाइजीनिस्ट, ये सबके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कहता दूध को मथने से क्रीम के अलग होने के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से दूध से मथने की जो अब क्रिया मतलब जो बल लगता है वहाँ पे क्या है, अब केंद्रीय बल लगता है। याद रखिएगा, दूध को मथने से क्रीम जो अलग होती है वो अब केंद्रीय बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर कहता है किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा, तो राइट आंसर आपको बताना है। भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है। कहता है किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता बाल को लपकते मतलब कैच करते समय, एक बॉल मतलब गेंद को कैच करते समय या पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर देता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना आवेग को, तो राइट आंसर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम अभी से। इसमें मात्रक वोत्रक सबसे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। कहता आवेश आई की इकाई क्या है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है न्यूटन सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा आवेश का जो इकाई है मात्रक है न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कहता है एक समान गति वाला पिंड, आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना त्वरित नहीं होता है, तो राइट आंसर एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में ये बताइएगा कितने क्वेश्चन आप गेन कर पाए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है पता ही चल गया होगा आपको। और घर पे भी आप बुक को पढ़िए और वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, वहाँ मैं वादा करता हूँ कि आपका क्या है पूरा पक्का हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ से हैं। कहता है यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y इक्वल टू एम टी प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना एक समान त्वरण के साथ, तो राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ये ग्राफ में y इक्वल टू एम टी प्लस सी हो, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा एक समान त्वरण के साथ कोई भी वस्तु या कोई भी कण चल रहा है। और क्या है नेक्स्ट जो मैराथन आपकी है सामान्य ज्ञान की आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। ठीक, कहता है किसी वस्तु का विस्थापन होगा, तो किसी वस्तु का विस्थापन होगा आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ये सभी तो राइट आंसर। किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है, कहता है इसका वेग बी यू से वी हो जाता है, अब औसत वेग का मान होगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है u प्लस वी प्लस यू अपान 2, तो राइट आंसर हो जाएगा औसत वेग क्या हो जाएगा, दोनों का सम अपान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें 13 नंबर, कहता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो क्या दर्शाती है, राइट आंसर आप बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना त्वरण, तो राइट आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो दर्शाती है वह त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। ये देखिए सारे फार्मूला हैं, याद होना चाहिए तभी आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ई एस, ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, कहता किसी स्थिर बिंदु से प्रारंभ करके एक कार 30 सेकंड समय में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं इसका v क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड है। अब टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड, और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यही फार्मूला होता है ना, तो लगा लीजिए वैल्यू। अब यहाँ पे क्या इसका मान निकालेंगे त्वरण की, तो a का मान हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, और v का मान कितना है 6 है ना, v का मान क्या है 6 है, माइनस क्या है सेकेंड वेग जो है 0 है, एंड अपान टी की वैल्यू क्या है 30 है, तो 6/30, ए का मान क्या हो जाएगा 6/30, ये होगा ना 6/30। अब इसको क्या है तोड़ेंगे, तो यहाँ पे काटने वाले हैं 6 का 6 6 30, मतलब हाफ मतलब 1/5, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, और नॉर्मल भी आते हैं। कहता है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, यद्यप कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। देखिए कितना लॉजिक सवाल है, फिर वही क्या पूछा गया है कि आपसे बल पूछा गया है ना। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, पहले हम ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान ध्यान से देखिएगा, वेग आपके सामने है, पूछिए वो किसी, क्योंकि सेकंड वेग क्या है 90 है और फर्स्ट वेग क्या है 108, बटे क्या हमने कहा
टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट। अब ध्यान देखिएगा 108 में से 90 घटाएंगे बचेगा 18 -18 लेकिन बटे 2 मिनट है ना। 2 मिनट को क्या है सेकंड में चेंज करते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे जब सेकंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है -1/24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको एम की वैल्यू पता है 300 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है बल। एफ इक्वल टू आप जानते हैं एम ए होता है। क्या होता है एम ए, और एम का मान 300 है और मल्टीप्लाई बाई -1/24 माइनस कर दीजिए, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे तो हमको मिलने वाला क्या है, 3 से काट दीजिए पहले, 100 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24, 100/8, 100/8। 100/8 को देखेंगे तो 8 एकन्ने 8, 12.5, लेकिन माइनस में था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -12.5 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें 70 नंबर कहता है न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन को जो प्रथम गति का नियम का जो संकल्पना देता है कौन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना जड़त्व का तो राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम जो नियम है वो जड़त्व का नियम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कहता है जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने सी चुना है गति के जड़त्व के कारण तो राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जब एक गतिमान कार क्या चले अचानक रोक दी जाए, ब्रेक मार दिया जाए तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे हो क्या है आगे चले जाते हैं। मतलब बहुत से लोगों को सर नहीं से लड़ जाता, सर ना लड़ जाता, तो सर जब लड़ जाता है तो किसके कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 की बात करें कहता है खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ता है। तो लंबी कूद की बात की है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है गति के जड़त्व के लिए। क्या है गति के जड़त्व के, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो कहता है गति के जड़त्व के लिए क्या है खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले क्या है वह दौड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें ध्यान देखिएगा। कहता है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है घर्षण कम करने के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों में स्नेहक तेल का जो प्रयोग किया जाता है वो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। मैली सड़क है, आप लोग बरसात में देखे होंगे कि फिसल जाते हैं, तो वहाँ पे इसका कारण क्या है। तो उसका कारण यही है घर्षण में कमी होती है इसलिए क्या है हम गिर जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें कहता है साइकिल तथा कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है क्योंकि इसके प्रयोग से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभाव क्षेत्रफल घट जाता है तो राइट आंसर। अरे बॉल बियरिंग मतलब छर्रा जिसे बोलते हैं, ऐसे नहीं छर्रा होता। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 23 की बात करें कहता है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना परवलयकार तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा। तो याद रखिएगा संवेग की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शून्य होता है। जब भी विरामावस्था में यदि एक छोटे छोटे क्या अन्य टुकड़ों में फट जाता है जो बम है उसका तो संवेग क्या होगा, कुल संवेग 0 होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करें कहता है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो कहता है जब किसी वस्तु की गति जो है त्वरित होती है मतलब एक्सीलरेशन में है तो क्या होगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो उस पर क्या है सदैव कोई बल कार्य करेगा, याद रखिएगा। 26 की बात करें कहता है पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या है अगर आपने ऑप्शन सी चुना लक्ष्य से पहले तो राइट आंसर हो जाएगा। जो पायलट है, अब पायलट जो है मतलब चालक है क्या है लक्ष्य से
पहले ही बम गिराएगा। अगर पहले गिराएगा तो आगे जाएगी जब, तो यहाँ पे उस पर क्या है, लक्ष्य पे ही गिरेगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है न्यूटन के तृतीय नियम, तो राइट आंसर है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर क्या है, रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ध्यान समझिएगा। बोरिंग होंगे तो क्या है, आपका लॉस होने वाला है, याद रखिएगा। बहुत से लोग के यहाँ बोरिंग होकर वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। मैं वादा करता हूँ यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं गाना गा के तो सुनाने वाला नहीं हूँ कि अब सर, हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जुनून, मोटिवेट तो पक्का कर सकता हूँ। जुनून जितना रहेगा ना, उतना तुम सक्सेस होगे भैया। अब अगर आपको पाना है तो तपना पड़ेगा, याद रखिएगा। जितनी बड़ी आपकी क्या है आग रहेगी, उतनी बड़ी गर्मी मिलने वाली। मतलब जितना बड़ा तैयारी रहेगी, उतनी आपका क्या है गेन कर पाएंगे मार्क आप। कहता रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, राइट आंसर आपको बता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना रेखी समय का संरक्षण, तो राइट आंसर रॉकेट की गति पर जो है रेखी समय का संरक्षण फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। वही 29 की बात करें, कहता है गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के नियम से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो याद रखिए यहाँ से भी बन सकते हैं। तो क्या है, यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है न्यूटन का तृतीय नियम, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर कहता पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। अगर पत्थर को हम ठोकर मारते हैं तो व्यक्ति को चोट लगता है, उसका कारण क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है प्रतिक्रिया के नियम, तो प्रतिक्रिया कार तो राइट आंसर है। जैसा कि मैंने कहा था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कहता है पत्थर को ठोकर मारेंगे तो व्यक्ति को चोट लगता है, प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। 31 की बात करें, कहता भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या अंतर होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 32 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। कहता सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान यहाँ से करना है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, ध्यान से देखिएगा। कहता है बिलियर्ड्स की गेंद की गति जो होती है वो द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है, द्विविमीय। और वहीं पे क्या है कि पक्षी की गति अगर बात करें तो पक्षी की गति होती है त्रिविमीय, और स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की जो गति होती है एक विमीय होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। कहता है गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रियल बता रहा हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। तो क्या है, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्या पता कि यहाँ से यहीं से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या पता नहीं। पूरा मुझे लगता है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरा क्या है एक वीडियो एक किताब से बना ही दूंगा, दूसरी किताब से भी 2-3 वीडियो महा मैराथन, बस 6-7 वीडियो मैराथन मैं लाने वाला हूँ। जीके का 2-3 वीडियो, साइंस का, बस इतना ही आपको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 25 जीके प्लस साइंस का 13, कुल मिला के अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से 38 नंबर। 38 नंबर कट ऑफ यहाँ से हो जाएगा, प्लस मैथ आप कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर, तो मिलाने वाला 42 से 45 और यहीं से आपका कट ऑफ बनने वाला, ज़्यादा कट ऑफ बनेगा नहीं, हमको पता है। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ से अगर वीडियो चाहते हैं तो कट ऑफ का भी मिल जाएगा। किसी ने कहा क्या नाम कोस्ट गार्ड पे बनाए, तो अगर आप भी लोग भी चाहते हैं तो कोस्ट गार्ड पे ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा कोस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। कहता गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, राइट आंसर आपको बताना है। तो ग्रेविटी के अगर नियम की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो न्यूटन ने दी थी गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ध्यान देखिएगा। कहता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पे, राइट आंसर आपको बताना है। जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है अधिकतम कहाँ पे होती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ध्रुवों पर, तो राइट आंसर हो जाएगा
ध्रुवों पर क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुव पे, जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है। राइट आंसर आपको बताना है, भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम अभी से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर, तो राइट आंसर जी का मान क्या होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है जल की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के लिए बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और नॉर्मल आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, राइट आंसर है उसी कारण क्या है कि आसान होता है कि एक बाल्टी को ना ले जाकर दो बाल्टी ले जाना। 5 की बात करें, कहता है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है क्यों, कहाँ पे। तो मानव शरीर की अधिकतम भार अगर बात करें तो क्या है ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ध्रुव पर क्या है मानव शरीर का जो भार होता है अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ कैपिटल जी का मान डिफरेंट होता है ना, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण का मान डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है जी का मान न्यूनतम होता है, राइट आंसर आपको बताना कहाँ पे। तो जी वो कैपिटल जी थी, स्मॉल जी है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी चुना है विषुवत रेखा पर, तो राइट आंसर विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है स्मॉल जी का मान वो क्या है कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8। याद रखिएगा 9.8 क्या है न्यूटन जी, कैपिटल स्मॉल जी का मान होता है। 7 की बात करें, कहता है दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है किस पर, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना पिंडों के द्रव्यमानों की योग पर, तो राइट आंसर जो दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण होता है दो पिंडों के मध्य, तो वो निर्भर नहीं करता है पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर, उससे मॉस के योग पर डिपेंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहता है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होगा। कहता दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान m इक्वल टू इतना किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या इतना। तो जब भी क्या है सिंपल क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका मान निकालेंगे क्योंकि बल आपसे पूछा गया है। तो आपको फार्मूला पता है कैपिटल जी होता है m1 m2, क्योंकि दो द्रव्यमान होते हैं, अपान क्या है आर स्क्वायर होता है। एंड जी का मान आपको पता है कितना 6.67 गुणे 10⁻⁻11 अभी हमने बताया था। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। और मास की बात करें तो मास यहाँ से देखिएगा यहाँ 6 गुणे 10⁻24 है, तो क्या करेंगे 6 गुणे 10⁻24 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 किलोग्राम में दो डबल है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अब आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू 6.4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 6.4 गुणे 10⁻6 की घात 2। इसको हल करेंगे तो इसको हम पूरा अच्छे हल करते हैं, आप अच्छे से हल करिएगा। देखिए मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दी है। अब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो मान मिलने वाला है 19.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता निम्नलिखित में से सही है, क्या सही है राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है टी स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब के, तो राइट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब के होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 10 नंबर कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना जोन्स केपलर ने, तो राइट आंसर सबसे पहले क्या है ग्रह गति का नियम का जो निरूपण किया था वो जोन्स केपलर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो दुर्बल की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या है सबसे दुर्बल बल है मूल बलों में से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कहता 12 नंबर, कहता तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, राइट आंसर आपको बतानी।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 24 घंटे, तो राइट आंसर तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है 24 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है कहाँ पर या किसके लिए? राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सभी पिंडों के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम लागू होता है सभी पिंडों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है पृथ्वी की केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो पृथ्वी केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है स्थिर, तो राइट आंसर हो जाएगा वो कहीं पे भी रहे कांस्टेंट होता है। अगर केंद्र की बात करें तो ये नहीं कि शून्य हो जाएगा, ठीक ना, मॉस में चेंजिंग नहीं होगी केंद्र पर। कहता है समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर क्या है शुक्र के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण क्या है? ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने बहुत से लोग क्या कहेंगे सूर्य चंद्रमा कहेंगे ना, तो सूर्य चंद्रमा गलत हो जाएगा, ठीक ना। कहता है जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो भूमध्य से ध्रुव की तरफ हमने बताया था, ध्रुव की तरफ क्या है जी का मान क्या है? हमेशा बढ़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करें, ध्यान से देखिएगा 17 की। कहता है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है। राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना शून्य होता, तो राइट आंसर गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार होता है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है W इक्वल टू एम जी, तो राइट आंसर हो जाएगा W इक्वल टू क्या है? एम जी होता है सही फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है पृथ्वी की केंद्र पर वस्तु का भार, तो फिर अभी केंद्र पर हमने बात किया है तो आपको राइट आंसर बताना है। अब भार की बात करें, हमने द्रव्यमान की बात नहीं की है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी चुना है शून्य, तो राइट आंसर याद रखिएगा भार शून्य होता है लेकिन मॉस क्या है? इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा कि पढ़ाई जितना करोगे ना उतना आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। मोटिवेट मैं कर सकता हूँ, मैं आपको क्या है लाइव आता हूँ, लाइव आऊँगा तो आपको क्या है, हाँ कुछ चुटकुला हो सकता है, जोक हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त तो ओनली पढ़ाई किया करिए। आप लोग जानते हो ऐसे पढ़ने से हम जानते हैं बहुत से लोग बोरिंग होकर चले जाते, तो आपकी गलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहता है यदि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान mc है तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान mm है, तो निम्नलिखित में से सही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना m इक्वल टू mm, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों क्या है? दोनों के द्रव्यमान में इक्वल होंगे, याद रखिए। अर्थ और मून का दोनों का द्रव्यमान इक्वल होता है। कहता है यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार WE है तथा पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर इसका WM भार है, तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है W इक्वल टू 6 mg, तो राइट आंसर हो गया। याद रखिएगा भार में चेंजिंग होता है। क्या होता है? पृथ्वी का भार का जो होता है वो, मतलब अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6। तो यहाँ से 6 इधर चला जाएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 WM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में आपको। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन क्या है डी चुना है 11.2, अच्छा 11.2 मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर नहीं होगा, शायद किलोमीटर होता है, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड शायद। यहाँ से मतलब इस वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो वापस नहीं आती। और चंद्रमा को होता है 2.4, याद रखिएगा, शायद किलोमीटर होता है, देख लीजिएगा।
23 की बात करें, कहता है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 36,000 किलोमीटर, तो राइट आंसर। तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है दो वस्तु एक्स तथा वाई क्रमशः 20 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम की हैं, तो उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना एक्स तथा वाई दोनों एक साथ पूछेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। उनका जो क्या है एक ही साथ पहुँचेंगे, चाहे मौसम में कितना भी हो, जब दोनों वस्तुएं गिरेंगी तो एक ही साथ गिरेंगी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है। कहता है कि एक 200 न्यूटन का बल 4 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, तो दाब क्या होगा? प्रेशर की मान पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर इक्वल टू होता है पी इक्वल टू क्या होता है एफ अपान ए। अब यहाँ पे एफ की मान कितना है? 200 है। ए का मान कितना है? 4 है। 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20 और 50 हो जाएगा। 50 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 बात करें, कहता है निम्नलिखित में से अधिकतम घनत्व होता है किसका? तो घनत्व की बात करें तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना जल का, तो राइट आंसर है। अधिकतम घनत्व तो क्या है? जल का ही होता है। उसी से ही बर्फ बनता है, उसी से ही गैस बनता है, उसी से ही O2 बनता है। ठीक। नेक्स्ट, जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगी। अतः निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पी व्युत्क्रमण 1/b के, तो राइट आंसर है। 28 की बात करें, कहता है सही मिलान कीजिए। राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ से मिलान कीजिए, देखिए आपके सामने अच्छे से क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से अच्छे से मिलान करना है। ऐसे भी क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से क्या है, आपके 4 क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं सॉल्व। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कहता है कि पिंड का भार अधिकतम कहाँ पे होता है? मैंने बताया था, ये होता है पृथ्वी की सतह पर। अधिकतम बात करें तो भार की, ठीक। और ये फर्स्ट नंबर है। और अगर कहता है कि यहीं पे पिंड का भार घटेगा, कहाँ पे घटेगा? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर उसका भार घट जाता है। और क्या है, थर्ड कहता है पिंड का भार बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? याद रखिएगा, जब क्या है, ये आपका 3 नंबर कहता है, जब ये 2 नंबर कहता है जब बिंदु आसक्त बिंदु से चंद्रमा की ओर गति करेगा तो उसका क्या है, भार बढ़ जाता है। और वहीं पे क्या करें, पिंड का भार शून्य कब होता है? आसक्त बिंदु पर। कैसे बिंदु पर? आसक्त बिंदु पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन श्रृंखला में आपको लाया हूँ और ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन का बल उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? आपसे क्या वर्क पूछा गया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। वर्क W इक्वल टू होता है, ध्यान समझिए, FD। क्या होता है? FD। यहाँ पे जहाँ पे है फोर्स और D आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 × 5। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। 10 × 50 जूल। और वर्क की मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। महामैराथन वीडियो है, इतना शेयर कर दीजिए वीडियो को ना, इतना शेयर कर दीजिए ताकि सबका सिलेक्शन हो जाए। कहता निम्नलिखित में से सही है क्या? अभी हमने बताया, हमने क्या बताया, कहा वर्क मतलब कार्य इक्वल टू होता है बल गुणी विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करें, कहता है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह मतलब जब क्या दीवार को ढकेलेगा तो उसमें क्या है जानते हैं, वो चेंज होगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, तो मतलब विस्थापन उसका 0 होगा। तो समय क्या है भाई? तो कोई कार्य नहीं करता, मतलब वर्क क्या है, वर्क इक्वल टू 0 होता है। क्यों? अरे आप बताओ ना, क्योंकि बल लगा तो रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे वैल्यू 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, है ना। फोर्थ की बात करें, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है एक बल्ब 10 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है,
तब बल की शक्ति क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी। सिंपल क्वेश्चन है। डब्ल्यू की मान क्या है? 1000 जूल। अपॉन टी का मान क्या है? 10 सेकंड। तो जीरो क्या है? 100 वाट। और 100 वाट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 5 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सारी न्यूमेरिकल है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है एक लड़का 400 जूल कार्य को 20 सेकंड में करता है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो उसके द्वारा कार्य करने की दर क्या होगी? डब्ल्यू इक्वल टू, फिर पूछा गया डब्ल्यू इक्वल टू निकाल लो भैया। 400 बटे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जीरो से जीरो काट देंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 जूल। कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 6 की बात करें, हाँ याद रखिएगा हंसाने वाले नहीं हैं हम। ये नहीं कि हम जोक मार देंगे कि चलो ठीक है, अच्छा बीच में मार देंगे, चलो आज जोक ही एक सुना देते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है, आप मोटिवेट रहिए। मैंने सोचा था महा मैराथन क्लास कब करूँगा, 1 की कंप्लीट होने के बाद। लेकिन क्या है, मेरे सब्सक्राइबर रुक गए, बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या है, कहता है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा? राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा की जब भी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है एक अश्व शक्ति का मान होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना 746 वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा। 746 वाट क्या होता है? एक अश्व शक्ति का मान होता है, एक हॉर्स पावर का मान होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक बल एफ को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को वी वेग प्राप्त होता है तो शक्ति होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना एफ बी, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो पावर क्या होगा? एफ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। वेग एंड क्या है, बल की गुणनफल के बराबर होता है। 9 की बात करें, कहता है एक मशीन में 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करता है, तब मशीन की शक्ति क्या होगी? फिर मशीन की शक्ति तो 500 बटे क्या टी, कितनी वैल्यू है? 500 बटे 10, वैल्यू कितनी? 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो कोयले से तापीय होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 11 नंबर, कहता है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी की स्प्रिंग में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। देखिएगा महामैराथन है, याद रखिएगा साइंस का बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। याद रखिएगा 10+ तो मान के चलिए, क्योंकि 10+ क्वेश्चन ही आते हैं। कहता है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले तो राइट आंसर, क्योंकि वहीं से तुरंत ग्रेविटी काम करेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, 13 नंबर कहता है यदि पदार्थ के द्रव्यमान के परिमाण को, मतलब मान को आधा तथा बेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है आपका। क्या है गतिज ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? हाफ mv², है ना। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, यम का मान 1/2 कर दे रहा है और बेग क्या कर रहा है? दोगुना कर रहा है। दोगुना मतलब इसका मान 2 गुना, मतलब इसकी पावर 2 कर दो 4, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 13 का क्या होने वाला है? 13 की होगा, 2 गुना होगा, याद रखिएगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नेक्स्ट की बात करें, कहता है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो अपवर्तित रहती है, याद रखिएगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अपवर्तित रहती, चेंजिंग नहीं होती, स्थिर रहती है। 15 की बात करें, कहता है 1 किलो जूल का मान क्या होगा? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना 10⁻³ जूल, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलो जूल का मान क्या होता है? 10⁻³ जूल होता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कहता है किसी वस्तु की स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति और आकृति में परिवर्तन पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना स्थित ऊर्जा, तो राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन की निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थित ऊर्जा कहते हैं। 17 की बात करें, 17 नंबर कहता है मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो यहाँ से अगर आपने बी सुना है सौर ऊर्जा, तो राइट आंसर। मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है सौर ऊर्जा।
18 की बात करें, कहता है किसी राइफल में गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना 1 तो राइट आंसर, उसका क्या है गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 19 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रक्षेपित होने के बाद भी ऊर्जा और वेग की हानि नहीं होती है तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन 2 मीटर तो राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कहता है कि वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तथा बाद में h/2 ऊंचाई तक गिरती है, तब उसमें होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना आधी स्थिर तथा आधी गतिज ऊर्जा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें, 21 नंबर कहता है एक 8 ग्राम के द्रव्यमान की गोली 80 मीटर सेकंड की वेग से दागी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे आसान फार्मूला आपको होने चाहिए, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। यहाँ से क्या हाफ mv² वैल्यू रखेंगे, हाफ हो जाएगा, m का मान क्या है आपके सामने 8 है और बी 8 है, लेकिन इसको किस में किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 और मल्टीप्लाई बाई क्या है वेग, वेग आपका 80 गुणे 80 कर देंगे। पूछे हो क्यों? क्योंकि उसकी पावर 2 है। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 00 से 00 खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार, या तो 2 ना काटिए, 2 इसे रहने दीजिए। अब यहाँ से इसको 2 इसे रहने दीजिए तो 8 का क्यूब होता है 216, ठीक ना? 8 28 64 8 32 नहीं, तो इसको काट देते हैं, सबसे सिंपल रुकिए काट देते हैं। हाफ क्या हो जाएगा? हाफ 36 का होता है, हाफ 8 था मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8/10, 2 से काटिए 4 बार जाएगा, 8 टाइम 64, फिर 2 से काटिए 2 बार जाएगा, 64 दूनी 128, 128/5, 128/5, 5 से काटिए 5 दूना 10, 28 हुआ, 5 × 25, 25.6 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 की बात करें, कहता है यदि दो समान द्रव्यमान के पिंड ए और बी को h तथा 3h ऊंचाई पर रखा जाता है तब उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 1:3 तो राइट आंसर, इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 1:3 हो जाएगा। देखिए 1:3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता ऊर्जा संरक्षण से आशा है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 24 की बात करें, कहता है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है सितार वाद्य यंत्र मतलब परिवर्तित करता है, तो सबसे सिंपल है, तो क्या है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। पहली बात तो विद्युत बल्ब का देखें तो विद्युत ऊर्जा को क्या है प्रकाश ऊर्जा में। बी का थ्री किस में है? इसमें है, ए में बचा और डी में बचा, ये गलत है, ये गलत है, दो गलत है। अब यहाँ से देखेंगे, और विद्युत हीटर का क्या है, विद्युत ऊर्जा को क्या है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत हीटर का काम है ना। तो पहले का फोर्थ हो जाएगा, पहले का फोर्थ आपकी इसी में है, दोनों में। अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद क्या है, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ क्या कोयला क्या करता है, उष्मा ऊर्जा को क्या किस में चेंज करता है? जलता हुआ कोयला उष्मीय ऊर्जा को क्या, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक ना। और डी की बात करें तो क्या आता है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का कार्य करता है विद्युत क्या है, हाँ उष्मीय ऊर्जा को किसमें, स्टीम इंजन की बात करें तो उष्मीय ऊर्जा को क्या है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर, यहाँ पे भी क्या है मिलान करना है। अब डायनमो काम का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहले का बी हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। और क्या है लाउड स्पीकर क्या है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे इसका हो जाएगा। वाद्य माइक्रोफोन का क्या है
माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को क्या है इसमें परिवर्तित करना, वाद्य यंत्र का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये सब है क्या है, डी हो जाएगा। तो इसके यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। जैसा कि मैंने मिलान तो बता ही दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बी हो जाएगा क्या है कि पहले का दूसरा, मतलब डायनेमो का यही होता है। और हमने बताया था लाउड स्पीकर क्या क्या है, माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर को क्या है, लाउड स्पीकर को हमने बताया था कि इसका लाउड स्पीकर को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में, और वाद्य यंत्र का है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो क्या है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, क्या सारी सीरीज आपके लिए लाए हैं, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देखिएगा। क्या है कि कहता है वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर आपको बताना, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है वायु के दबाव पर, तो राइट आंसर वायु में ध्वनि का वेग जो है वायु के दबाव पर, प्रेशर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है डेसिबल क्या है। तो डेसिबल क्या है आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ध्वनि स्तर की एक माप, तो राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम से अधिक होती है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना धातु में, तो राइट आंसर ध्वनि की तीव्रता जो है धातु में सबसे अधिक होती है, उसके बाद आपका जल में, उसके बाद वायु में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कहता फोर्थ, कहता ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि कहाँ पे नहीं गुजर सकती, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना निर्वात में, तो राइट आंसर निर्वात में क्या है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, और सब में क्या ध्वनि गुजर सकती। देखिए हमने कितना फास्ट से कई क्वेश्चन गेन कर पा रहे हैं। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कहाँ पे। तो क्या है, अब देखिए हमने ऑप्शन भी दे दिया आपके सामने। अब यहाँ से क्या है, ऑप्शन नंबर सी कांच में। कांच में क्या है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि ठोस है, ठोस में ध्वनि की तेज होती है ध्वनि की गति। कहता है वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती कहलाती हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है यांत्रिक तरंगे, तो राइट आंसर वे तरंगे क्या हैं जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती, यांत्रिक तरंगे कहलाता है। तरंगे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंधेर तरंगे नहीं गुजर सकती, किससे, राइट आंसर आपको बताना है। तो 7 के हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में क्या, अंधेर तरंगे नहीं गुजर सकती, और ठोस द्रव गैस में तीनों में गुजर सकती है। 8 की बात करें, कहता है ध्वनि का वायु में वेग है। तो ध्वनि का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आपने 332 मीटर पर सेकंड, तो राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इसकी प्रकाश की चाल करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। इसीलिए क्या है, जब बिजली गिरती है तो सबसे पहले बिजली दिखाई देती है, उसके बाद ही ध्वनि सुनाई देती है। कहता सामान्य बोलचाल में ध्वनि का स्तर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, राइट आंसर बताना है। तो 9 का बी अगर आपने 30 डेसिबल, तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि सामान्य बोलचाल में ध्वनि स्तर जो होती है 30 डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना दाब का, तो राइट आंसर हो जाएगा। दाब का क्या है, दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान समझिएगा। कहता है कि शोर को किसमें मापा जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना डेसिबल में, तो राइट आंसर शोर को क्या है, नॉइज को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना सूक्ष्म तरंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या अधिकारी सूक्ष्म तरंगे चमकाता है, भी क्वेश्चन आपके एग्जाम अब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर कहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है श्रव्य
ध्वनियाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं? 20 से 20,000 तक होती हैं, 20 से 20,000। 14 की बात करें, कहता है प्रसर्व तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 20 के हर्ट्ज से ऊपर, मतलब 20,000 से ऊपर, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर इतना रहता तो सही हो जाता ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अपसरभ क्या होती है? 20 से नीचे होती हैं। अपसरभ क्या होती है? 20 से नीचे होती हैं। 14 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, मतलब कैसी ध्वनि को सुनती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन जो है प्राश्रव्य, तो राइट आंसर। चमगादड़ जो है प्राश्रव्य ध्वनियाँ सुनती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण में अंधेरे में उड़ जा सकते हैं? तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन डी चुना है, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 17 कहता है जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होता है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना प्राणोदित कंपन के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, कहता है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर नहीं करता, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है आवृत्ति पर, तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है आवृत्ति पर। 19 की बात करें, कहता है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना 45 डेसिबल, तो राइट आंसर हो जाएगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो शोर का अनुमान स्तर होता है 45 डेसिबल होता है। 20 की बात करता है MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना चुंबकीय तरंग का, तो राइट आंसर। MRI मशीन में क्या है? एम से मैग्नेटिक हो जाएगा, तो मतलब चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कहता है शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है प्रतिध्वनि निर्धारण का, तो राइट आंसर हो जाएगा। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए क्या है, चमगादड़ तथा डॉल्फिन जो है वो प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का प्रयोग करते हैं। 22 की बात करें, कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रैक्टिस सेट में मैं प्रोवाइड कराऊँ यह क्वेश्चन, आपको राइट आंसर बताना। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 17 मीटर, तो राइट आंसर कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए दूरी। 23 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है एक तरंग कण की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य क्रमशः बी व लेमडा है तो चाल होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना ए चुना है यू इक्वल टू क्या है, बी लेमडा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। कहता है यदि तरंग का आवर्तकाल 0.0225 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो बी आपसे पूछा गया, तो बी इक्वल टू होता है 1/t, और 1/t की वैल्यू क्या है? 0.025। अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए यहाँ से नीचे 1000 से गुणा कर दे, ऊपर भी 1000 से, तो 1000 ऊपर नीचे 25 हो जाएगा, और 25 चौक के 100 होता है, यहाँ पे 40 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 की बात करें, कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है माइक्रोफोन द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ध्वनि तरंगे गति कर सकती हैं, तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ठोस तथा गैस दोनों में, तो राइट आंसर, क्योंकि द्रव है नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिए। 27 नंबर कहता है कि दो तरंग जिनका आयाम इतना
1.5 मिलीमीटर तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, 20 मिलीमीटर पर सेकंड की वेग से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तब उनका संलग्न की मध्य की दूरी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। पहले लेमडा की मान निकालेंगे। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा पूरी दूरी पता चल जाएगी। पूरी दूरी क्या हो जाएगी, बी अपान एन होता है। क्या होता है, बी अपान एन होता है। अब बी की वैल्यू क्या है, 20 मिलीमीटर पर सेकंड, और एन का मान क्या है, 10 हर्ट्ज। अब 20 काटेंगे क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अब इसका पूछा क्या है, मध्य की दूरी, तो मध्य के लिए 2 से भाग देने क्या हो जाएगा, 2 1 2, मतलब एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, कहता है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सोनार, तो राइट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। 29 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, मिलान करना है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि मतलब जो मिलान है इसमें राइट आंसर आपसे पूछ सकता है कितना किसकी आवृत्ति। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या कहता है कि अवरक्त तरंगे जो हैं वो आपकी 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की चलते चलती है, मतलब इतना इसका तो होता है, एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे सारी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एक्स तरंगे। एक्स तरंगे की देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 हो जाएगा। और वहीं पे पराबैंगनी तरंगे की करेंगे 10⁻⁸ हो जाएगा। और वहीं पे करेंगे गामा तरंगे 10⁻12 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज पर चलने से पहले क्या है, हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता 1 कैलोरी का मान क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 1 कैलोरी का मान अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 4.18 जूल, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कहता ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है। याद रखिएगा, मात्रक से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ऊष्मा की बात करें तो यहाँ से अगर आपने क्या है ऑप्शन फर्स्ट चुना है जूल, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए। 3rd नंबर कहता है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, जबकि नीचे के जल का ताप होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 4 डिग्री सेल्सियस, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठंडे देशों में क्या शीतकाल में जानते हैं झीलें जम जाती, लेकिन उसके नीचे का जो जल का ताप होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट आंसर हो जाएगा। और 4th की बात करें, कहता है सेल्सियस तापमान है किसका, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना एक विशिष्ट तापमान, तो राइट आंसर सेल्सियस के तापमान जो है एक विशिष्ट तापमान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। 5th की बात करें, कहता है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना -40 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है, याद रखिएगा। 6 की बात करें, कहता है फ़ारेनहाइट तापमापी में जल जमता है, तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो क्या है 32 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या है, जल जम जाता है। 7 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है, तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से सारी वैल्यू निकल जाएगी। अगर देखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जितनी वैल्यू है यहीं से निकल जाएंगी। कहता है निम्नलिखित में से सही है, क्या सही है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है C/5 = F-32/9, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 9 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो C/5 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। F-32/9 = K-273/5।
ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कहता है फारेनहाइट और केल्विन में तापमान क्या होगा। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना है 574.25 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा। 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है निम्न तापमान, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 नंबर कहता है कि परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी 0 केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस और 459 डिग्री फारेनहाइट। आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 की बात करें, कहता है जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना आर्द्रता 100% हो, तो राइट आंसर हो जाएगा। जल वाष्पीकृत कब नहीं होता है, जब उसकी आर्द्रता जो है 100% होती है, याद रखिएगा। 13 की बात करें, कहता है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है ताप विद्युत मापी, तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप विद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर देखिएगा, ध्यान से। कहता है सामान्य तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहिए पर ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सामान्य तापमान के समान, तो राइट आंसर। सामान्य तापमान के समान क्या है, वायु में पहिए ट्यूब में वायु होगी। 15 की बात करें, कहता है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, तो राइट आंसर। निम्न तापमान जो है एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 की बात करें, ध्यान देखिए। कहता शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कहता है ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरी में रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो राइट आंसर। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। 18 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक की बात करें, तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पारद, तो राइट आंसर हो जाएगा। पारद क्या है, सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर ध्यान से। कहता वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो वायुमंडल में बात करें, तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना सूर्य ताप से, तो राइट आंसर। वायुमंडल में प्रायः जो गर्मियाँ होती हैं वो सूर्य ताप से आती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, मतलब ऊष्मा को अच्छी तरह अवशोषित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है वो। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अच्छा विकिरक, तो राइट आंसर होगा। अच्छा विकिरक का होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। 21 की बात करें, कहता है निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है केवल द्रव और गैसों में, तो राइट आंसर हो जाएगा। केवल द्रव और गैसों में क्या है कि संवहन होता है। 22 की बात करें, कहता है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है काला और खुरदरा, तो राइट आंसर हो जाएगा। पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब होता है, जब वो काला और खुरदरा होता है, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम में भी से। कहता है काले रंग के मुकाबले श्वेत रंग के वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है
उनके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे परिवर्तित कर देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद वस्तु के पास जो भी है प्रकाश पहुंचता है वो उससे परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ब्लैक ऐसा नहीं करता, उसको अवशोषित कर लेता है। 24 की बात करें, कहता खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल लगाया होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, तो राइट आंसर। वायुदाब कमी के कारण क्या है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। 26 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट जाती है, क्योंकि। इसका नॉर्मल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमने पर जल फैलता है। क्या है, जमने पर जल फैलता है, पानी के जमने पर जल फैलने लगता है। 27 की बात करें, कहता है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है, भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना विकिरण द्वारा, तो राइट आंसर सूर्य की किरणें जो है वो विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, कहता ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना, ऊष्मा की कुचालक होता है, तो राइट आंसर। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं इसलिए क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि वो बाहर से ऊष्मा नहीं ले सकता, और हम स्वेटर इसलिए पहनते हैं ताकि अपने अंदर की ऊष्मा को बचाए रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 29 ध्यान से देखिएगा। कहता है दो रेल की पटरियों के बीच धातु की किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रेखी प्रसार के लिए, तो राइट आंसर। रेखी प्रसार के लिए क्या, दो रेल की पटरियों के बीच धातु के रेखी प्रसार प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वह क्या है, फैलती है गर्मियों में। 30 की बात करें, कहता है गर्म में मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, तो राइट आंसर। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। 31 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण विकिरण है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में भी उसे। कहता है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है भाप से, तो राइट आंसर। याद रखिएगा भाप से वाष्प से सबसे अधिक जलन पैदा होती है, ना कि जलने से। 33 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना जल में, तो राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है वो आपका जल में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही मिलान करना है, राइट आंसर आपको देखना है क्या होगा। तो यहाँ से क्या है देखते हैं, संवहन जो है, अभी विकिरण की हमने बात की है ना, संवहन पहले बात करते हैं। तो संवहन आपका क्या है, संवहन आपका होता है पदार्थों के वास्तविक प्रभाव से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ठीक, वही विकिरण की बात करें तो विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का संचरण करता है। और चालन क्या है, आपका चालन जो है ऊष्मा का संचरण कणों की तकरों द्वारा करता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण ही ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्या है देखिए, कहता प्रकाश की चाल क्या होगी, राइट आंसर आपको बतानी है कि प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो राइट आंसर। हाँ, एक चीज़ और है कि क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो क्या है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी मोबाइल पास के दीवार से
मतलब लड़ा सकते हैं, उसमें चोट मार सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देखिए। कहता है इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से, और जुनून के साथ पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा, एक ही चीज़ कहेंगे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है अपवर्तन और परावर्तन दोनों कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो बनता है वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों कारण होता है, रिफ्लेक्शन तथा रिफ्रैक्शन दोनों कारण होता है। 30 की बात करें, ध्यान देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कहता है प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है कांच से कम होता है, इसलिए क्या है, प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है। फोर्थ की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है, आकाश नीला दिखाई देता है। 6 की बात करें, कहता है लाल रंग को खतरे व इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि। तो ये अगर आपने ऑप्शन बी चुना है इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, तो राइट आंसर हो जाएगी। इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए क्या है, लाल रंग खतरे इमरजेंसी सिग्नल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो राइट आंसर सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना क्या कहलाता है, कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। 8 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से ये क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है, तो राइट आंसर इस कारण क्या है, आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए 9th आपके सामने है। कहता है प्रकाशी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? राइट आंसर आपको बताना। 4th ऑप्शन आपके सामने रहते हैं और टाइमर भी चलता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। 2 से 3 सेकंड आपको मिलता है क्वेश्चन पीछे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो राइट आंसर प्रकाशी फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर और पेरिस्कोप दोनों क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। 11 नंबर देखिएगा मरीचिका का कारण क्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वायु की परतें द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर वायु की परतें द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है, याद रखिएगा। 12 की बात करें, कहता है जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दौरान, तो राइट आंसर हो जल में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कहता है हीरे का चमक का कारण, हीरे की चमक का कारण क्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या है, हीरे में चमक होती है। 14 की बात करें, कहता प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना, यह कौन सी घटना है? राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना विवर्तन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना ही विवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करें, कहता समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है?
यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ई चुना है, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना, तो राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना ही क्या है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तरंग दैर्घ्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है तरंग दैर्घ्य करता है। 17 की बात करें, कहता है कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है परवलयिक अवतल, तो राइट आंसर परवलयिक अवतल क्या है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त होते हैं। 18 की बात करें, कहता है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, ENT आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना अवतल, तो राइट आंसर ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर जो है अवतल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। वाहन चलाने के लिए पार्श्व मतलब देखने वाला दृश्य। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना उत्तल, तो राइट आंसर उत्तल दर्पण क्या होता है, पास पृष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम, बहुत से क्वेश्चन जल्दी जल्दी गेन कर पाए हैं। अतः मोटरसाइकिल में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना उत्तल दर्पण, तो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या है, मोटरसाइकिल में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर कहता है एक वस्तु उत्तल दर्पण की जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फार्मूला होना चाहिए 1/v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे आपकी f की वैल्यू क्या पे 15 है और u की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, तो यहाँ से 10 15 10 में से 15 जाएगा, कितना वैल्यू होने वाली है -5/150। 5 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। तो 5 करने 5 5 3 15 क्या है कि यहाँ से जब एलसीएम लेते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए इसका उत्तल दर्पण की करेंगे तो ये माइनस होता है, तो 1/, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस क्या होने वाला है 1/10, अब प्लस होगा 10 और 10 और 25 क्या होने वाला है 10 करने 10 प्लस 25 15/150। सबसे सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका। और क्या हो जाएगा 25/150, 25/150। लेकिन इसका उल्टा होता है, तो 1/, में होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा 150/25। तो 25 छक्का आप जानते हैं कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है गोली दर्पण की वक्रता से जब 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए F इक्वल टू होता है R/2। F इक्वल टू का होता है R/2। R की वैल्यू क्या है 20/2, 20/2 मतलब क्या होने वाला है 10 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है समतल या उत्तल, तो राइट आंसर हो जाएगा कितनी भी दूरी पर रखा जाए वो समतल या उत्तल ही होगा। 24 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। यहाँ अवतल द्वारा अगर बात करें तो आभासी व सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 की। कहता अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। सेंटीमीटर की बात करें, ध्यान से, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या जब भी क्या है कि इसकी फोकस दूरी इतनी है तो क्षमता पूछा गया, तो क्षमता इक्वल टू होता है P इक्वल टू 1/f। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 1/f की वैल्यू 2, तो भाग देंगे क्या हो जाएगा 0.5। लेकिन अभी हम बात करेंगे 0.5, लेकिन
किसकी है, अवतल लेंस की। तो अवतल की होती है माइनस, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जो माइनस 0.5 डायोप्टर में मापा जाता है, याद रखिएगा क्षमता को। 26 की बात करें, कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो निकट के लिए जैसे कि नी आ रहा है ना, निकट तो आ रहा है तो उत्तर लेंस, और दूर की क्या है, दूर उत्तर लेंस आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अबिंदुता की बात की। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना सिलेंडर लेंस, तो राइट आंसर बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं अबिंदुता के लिए, याद रखिएगा। 28 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष की एक बीमारी है जो जुड़ी होती है किससे। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना आंखों से, तो राइट आंसर आंखों में दृष्टि दोष होता है, ना कि गलफड़े में, ना ही मस्तिष्क में, ना ही फेफड़े में। ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो 29 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम निकट बिंदु होता है कम से कम। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने चुना 25 सेंटीमीटर से अधिक, तो राइट आंसर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर दृष्टि के लिए निकट बिंदु होता है। 30 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 30 ना सुनिएगा, 30 है। कहता प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा बिंब बनाने के लिए होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना अपवर्तन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय यंत्रों के में लेंसों का प्रयोग जो है वो अपवर्तन परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है परावर्तक दूरदर्शी एक उत्तल लेंस है, तो राइट आंसर हो जाएगा, और यही गलत है और सब क्या है, सही है आपके ऑप्शन से 3। नेक्स्ट देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है स्नेल का नियम इक्वल टू माइक्रो इक्वल टू साइन माइक्रो आर अपान साइन आई, तो यही गलत हो जाएगा, और क्या है, सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि महामैराथन की वीडियो हमने कहा था, तो महामैराथन आपकी चल रही है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी चुना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है। नेक्स्ट की बात करें 2 की, कहता है वह धारा जिसका परिणाम तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में परिवर्तित होती है कहलाती है। तो क्या है, यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है प्रत्यावर्ती धारा, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता किसी आवेश का विभवांतर होगा, तो आवेश का विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा V इक्वल टू होता है W/Q, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 4, कहता है किसी 4 कूलाम, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इसको हल करेंगे। कहता है किसी 3 कूलाम मान की आवेश द्वारा दो बिंदुओं के मध्य गतिमान स्थिति द्वारा कितना कार्य किया जाएगा यदि बिंदुओं के मध्य विभवांतर 15 वोल्ट हो। तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने क्या कहा कि इसके ब्याज ये विभवांतर दिया है, और यहाँ कार की बात करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने लिखा था B इक्वल टू W/Q, है ना। अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू क्यू। B की वैल्यू क्या है 15, और Q की वैल्यू 3 कूलाम, 15 3 45 जूल, आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है राइट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब फार्मूला जिसको याद होगा वही करेगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो, ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल आता है। कहता है निम्न सूची में किन ठोसों का विद्युत में अच्छा चालक है।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ग्रेफाइट का, तो राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? ठोसों में विद्युत का अच्छा चालक। 6 की बात करें, कहता है एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है। जो अच्छा चालक होता है उसमें गुड कंडक्टर, कैसा कंडक्टर, वो अच्छा कंडक्टर कौन सा? गुड कंडक्टर जिसमें धारा बहती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है विद्युत उदासीन, तो राइट आंसर। धारा कैसी बहती है? विद्युत उदासीन बहती है, याद रखिएगा। 7 की बात करें, कहता ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम को नियम को याद रखिएगा। ओम का नियम जो प्रदर्शित करता है धारा तथा बोधता दोनों को, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पे 8 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त के लिए धारा आई क्या है? धारा आई वोल्टता वी आलेख नीचे दिया गया है वह युक्त है। तो यहाँ से देखिए ओम का नियम है, याद रखिएगा। इसे बी बोलते हैं सुचालक जो ओम का नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता ओम का नियम सत्य है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कि केवल धात्विक चालकों के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कहता है विद्युत हीटर के टर्मिनल, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत हीटर के टर्मिनल के मध्य विभवांतर 75 वोल्ट है। यदि स्रोत द्वारा 5 एम्पीयर की धारा बहती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 15 वोल्ट 15 तो राइट आंसर क्या है आपकी? क्या है? आर के मान पूछा है तो बी अपन आई हो जाएगा। तो क्या है? 15 से 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 की बात करें, कहता है चालकता की इकाई क्या है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ओम मीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर क्या है? चालकता की इकाई है। 12 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है उपरोक्त सभी पर, तो राइट आंसर। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर, सब पे निर्भर करता है प्रतिरोध जो है। 13 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है यदि 6 ओम प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में संयोजन जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का जोड़, जब भी क्या है 2 प्रतिरोध की बात करें, ध्यान समझिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपान R प्लस R1, R1 प्लस R2। अब यहाँ पे क्या है? दोनों प्रतिरोध का मान 6 है, तो उसके आ जाएगा 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6। अच्छा 6 की 36 बटे 6 6 12, 12 का भाग देंगे तो 12 3 36, 3 ओम आपका आने वाला है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नीचे दिए गए 2 तार एक्स वाई में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना वाई का, तो राइट आंसर वाई का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो धारा है A/2 है। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है 15 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है शुद्ध सिलिका का, तो राइट आंसर शुद्ध सिलिका का ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है CFL का पूरा नाम, याद रखिएगा। पूरा नाम से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, तो राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प हो जाएगा CFL का पूरा नाम। 17 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है चांदी, तो राइट आंसर हो जाएगा। चांदी क्या है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें, कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम है। 19 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक विद्युत प्रेस जिसका प्रतिरोध 25 ओम है, इसमें 7 एम्पीयर मान की धारा बहती है, तब 0.5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालेंगे, यहाँ ध्यान समझिए, मतलब क्या है, टाइम यहाँ पे 0.5 मतलब 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेकंड होने वाला है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 25 ओम है ना। और आपकी क्या है, आई का मान भी है 7 एम्पीयर। अब ध्यान समझिएगा, अब इसका हम यहाँ पे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कैपिटल H इक्वल टू होता है, कैपिटल H हीट मतलब ऊष्मा होता है आई स्क्वायर आर टी। आई का स्क्वायर करेंगे तो आई पे यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 गुणे आर की वैल्यू क्या है 25, टी की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पे हम जब इसको मान निकालेंगे तो यहाँ पे मान जो मिलने वाला है 368.10 जूल, ऑप्शन नंबर जैसा कि बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है गलनांक कम हो तो राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। 21 की बात करें, कहता है फ्यूज तार बना होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है टिन और लेड का, तो राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार जो बना होता है टिन और लेड का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 22 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या है, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 24 देखिएगा। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है धारा में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, जब भारी वृद्धि होती है धारा में तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है। 25 की बात करें, कहता है एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधकता एवं गलनांक के कारण क्या है, एक फ्यूज तार को पहचाना जाता है। 26 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग होता है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 27 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना समांतर क्रम में, तो राइट आंसर घरेलू विद्युत तार का जो स्थापन होता है मूलतः समांतर क्रम में होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, कहता है विद्युत परिपथ के प्रयुक्त तार में लाल रंग का तार होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है लाइव तार, तो राइट आंसर जो लाल रंग का तार होता है वो लाइव तार होता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो याद रखिएगा अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 की बात करें, कहता है मरकरी की अतिचालकता का मान है। तो मरकरी की बात करें तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 4.2 के, तो राइट आंसर हो जाएगा।
मरकरी की जो है अति चालकता का मान 4.2 के है। 31 की बात करें, कहता है कि निम्नलिखित में से सही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है H=VIT, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि महामैराथन वीडियो देखने लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, सिर्फ आपके लिए। इतना मेहनत करके PDF प्लस आपके लिए सारे क्वेश्चन साइंस का एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। एक बुक का सारे क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ 2-3 बुक से प्रोवाइड कराऊँ। ध्यान से देखिएगा। सो चलिए एक ब्रेक देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। कहता है पति कहता है कि पति कहता है मैं तुमसे दुखी आ गया हूँ, ठीक ना। मतलब अब तो मुझे शांति के साथ रहने दो। मतलब वो टेंशन में रहता है, वो कहता है कि मैं तुमसे दुखी आ गया, अब तो मुझे शांति के साथ रहने दो। तब तक पत्नी क्या बोलती, ध्यान से देखिएगा। कहता पत्नी कहती कि आप शांति के साथ रहना चाहते हो तो मुझे भी पड़ोस के आनंद के साथ रहने दो, ठीक ना। उसके कहने का तात्पर्य है कि आप तो शांति के साथ रहना चाहते रहो, मुझे भी आनंद के साथ रहना है, ठीक ना। ऐसे ऐसे लोग बताइए क्या है सब, है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बीच बीच में ऐसे एक जोक देता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपको बोरिंग ना हो। कहता है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो याद रखिएगा, चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2 की बात करें, कहता है गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना चुंबकीय क्षेत्र से, तो राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील जो है वैद्युत क्षेत्र, अवैद्युत आवेश उत्पन्न होता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। 3 की बात करें, कहता है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब उन्हें, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक गर्म करते हैं। जब उनको गर्म करते हैं तो क्या है, चुंबकीय गुण को कम करते हैं, उनका चुंबकीय गुण नष्ट होने लगता है। 4 की बात करें, कहता है एक छड़ के चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया में, तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना है छड़ पूरे भाग से चुंबकित होता है, तो राइट आंसर। एक छड़ के चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया में छड़ पूरे भाग से चुंबकित होती है। 5 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है जब एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना समान, तो राइट आंसर हो जाएगा। जब एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति जो होती है समान होती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 की बात करें, कहता है किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना औन्नत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण जो होता है औन्नत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करें, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ऐसा मतलब कि SI इकाई है। याद रखिए SI इकाई भी पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है टेस्ला, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, ओम को देखते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वाट देखते हैं, पावर का होता है, शक्ति का। कूलाम आपका होता है आवेश का। 8 की बात करें, कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ऊर्ध्वमुखी दिशा, तो राइट आंसर हो जाएगा। उस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ऊर्ध्वमुखी दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने का उपकरण है। तो उत्पन्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जनरेटर। जनरेटर क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अमीटर क्या है, विद्युत धारा मापा जाता है उसी में। 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है दिक सूचक सुई कॉम्पस नीडल से ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना चुंबक की सामर्थ्य, तो राइट आंसर है चुंबक की सामर्थ्य क्या है, दिक सूचक सुई से ज्ञात नहीं कर सकते। 11 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को
नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है चुंबक के पास, तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबक के पास क्या है, टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक, तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है लवण जल, तो राइट आंसर हो जाएगा लवण जल का है विद्युत का चालक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें 13 नंबर, कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन को बल की रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कहता निम्नलिखित में से प्रोटॉन का कौन सा कारक परिवर्तित होगा यदि यह स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना संवेग, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि संवेग जो है, संवेग प्रोटॉन का संवेग कारक ऐसा परिवर्तित होगा यदि स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। 15 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना तांबा, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का प्रयोग क्या है, विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 16 की बात करें, कहता जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अनुभव करती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एक बल तथा बलाघूर्ण, तो राइट आंसर है जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अनुभव करती है एक बल तथा बलाघूर्ण। 17 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव के बारे में। 18 नंबर देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं संकेंद्रीय होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, कहता है निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सॉफ्ट आयरन में, तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन में क्या अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है बल्कि सारे पदार्थों में होता है। कहता है जब एक अवशेषित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सदैव शून्य, तो राइट आंसर हो जाएगा सदैव क्या है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। 21 की बात करें, कहता है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है लोहा कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से, तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक होती है लोहा कोबाल्ट व निकिल से बनती है। 22 की बात करें, कहता है किसी मुलायम लोहे के टुकड़े को परिनलिका बनाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पे क्या अंतर होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23, देखिएगा ध्यान से। कहता है एक सीधी लंबी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, राइट आंसर आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, तो राइट आंसर एक सीधी लंबी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा। 24 की बात करें, कहता भारत के घरों में किस मान की एसी धारा आती है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के घरों में जो एसी की मान धारा आती है 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज से आती है।
25 की बात करें, कहता है सेल से प्राप्त होने वाली धारा है। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना डीसी धारा, तो राइट आंसर डायरेक्ट करंट क्या होती है, सेल से प्राप्त होती है। 26 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहते हैं कि एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 100 बार, तो राइट आंसर हो जाएगा। 100 बार क्या, उसके दोगुना बार परिवर्तित करती दिशा अपनी। 27 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह यांत्रिक बल का अनुभव करता है। इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण है। यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विद्युत मोटर। इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण क्या है, विद्युत मोटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 28 की बात करें, कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कठोर स्टील, तो राइट आंसर ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य जो है कठोर स्टील हो जाएगा। 29 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल या संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ट्रांजिस्टर, तो राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।